टॉपिक है चैप्टर नंबर 12। उसके अंदर 5 IFRS है, IAS 2, IAS 8, IAS 18, IAS 24, IFRS 8, IAS 2, 8, 18, 24 एंड IFRS 8। 5 टॉपिक, 5 IFRS है। IFRS माने, IAS माने क्या है पता है? व्हाट इज IFRS? क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे, तो मेरे को क्या इनकम हुई, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कैश फ्लो क्या है, ये हम पब्लिक को बताना चाहते हैं। तो हाउ आई विल प्रिपेयर माई अकाउंट्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स आई विल फॉलो, व्हाट आर द टेक्निक्स रूल्स आई विल फॉलो, दोज टेक्निक्स एंड रूल्स आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर कंट्री का अपना अपना रूल्स है। अब मान लो मेरे को इंडिया के बाहर भी जाके बिजनेस करना है, तो मेरे को वहां का रूल्स फॉलो करके फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। फिर और कोई तीसरा कंट्री में जाना है, फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे को बार बार अलग अलग कंट्री में जाने के टाइम पे नया नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि आप एक पर्टिकुलर वे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करिए, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हुआ। आपको बार बार अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना नहीं पड़ेगा। आपका एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स बनेगा। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। एक्चुअली 1975 में एक कमेटी फॉर्म हुआ था, वो कमेटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से जाना गया। और उन लोग 1975 से 2000 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालते थे, IAS। फिर बाद में 2000 में उस कमेटी में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, उसका नाम चेंज होके बन गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। एंड फ्रॉम देन, फ्रॉम 2000 टू 2014 दे आर पब्लिशिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। IAS, IFRS सेम ही चीज है, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में अभी तक IFRS पब्लिश नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो IAS है उसी को IFRS मानते हैं। तो जब अपने टॉपिक्स पढ़ते हैं, कोई कोई में IAS लिखा हुआ है और कोई कोई टॉपिक में लिखा हुआ है IFRS। तो जिसका IFRS अभी तक नहीं निकला है उसका IAS भी रनिंग है, और जिसका IFRS निकल गया है उसका IAS खत्म हो गया। तो प्रेजेंटली टोटल में 41 IAS है और देयर आर राउंड अबाउट 15 IFRS। लेकिन जो 15 जब IFRS निकल गया तो 41 में से 15 IAS गायब हो गया। बैलेंस जो IAS है वो एप्लीकेबल है और IAF 15 एप्लीकेबल है। जब धीरे धीरे करके और IFRS निकलेगा, IAS खत्म होते जाएगा। लेकिन अभी अपने वर्ड यूज करते हैं IAS/IFRS। तो अपने को पूरे कोर्स में जो ग्लोबल अकाउंटिंग नॉर्म्स है वो सिखाया जा रहा है। अलग अलग कंट्री का थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन ग्लोबल अकाउंटिंग नॉर्म्स। तो उसमें एक है IAS2 इन्वेंट्री। अब ये इंडिया में भी AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री। इंडिया में भी एक अलग से और निकला है IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IND-AS। दोज IND-AS आर बेसिकली IFRS ओनली। इंडिया वाला IFRS जैसे ही नया निकाल रहे IND-AS, तो IND-AS मींस IFRS, और अलग से पहले का AS निकला हुआ है। सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। धीरे धीरे करके फेस्ड मैनर में इंडिया में लोगों को IFRS फॉलो करना है। अभी बिग कॉर्पोरेट्स लोग अप्लाई करते हैं, फिर थोड़ा दिन बाद मीडियोकर, फिर और थोड़े दिन बाद पूरा ग्लोब। यानी कि धीरे धीरे करके पूरा IFRS ही ग्लोब में रह जाएगा। सबको IFRS फॉलो करना पड़ेगा। अब अकाउंट्स इज नॉट साइंस। अकाउंट्स में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर मैं ये कैलकुलेटर फेंकूंगा नीचे ही गिरेगा, ये साइंस हुआ। बॉल फेंकेंगे सामने जाएगा। लेकिन अब कोई इंडिया में कंपनी है, कोई US में है, कोई स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, कोई लार्ज स्केल, तो सबका अकाउंटिंग रूल्स और रेगुलेशन सेम नहीं हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है। इसलिए अकाउंट्स में एक चीज का ट्रीटमेंट 4-5 बताया जाता है। लेकिन जितना कमती ऑप्शंस होगा उतना अच्छा होगा, बिकॉज आप उसके बेसिस पे विंडो ड्रेसिंग करते हो। आप उसके बेसिस पे जो गलत चीज है वो पब्लिक को बताते हो। आपके पास एसेट्स नहीं है फिर भी आप रिकॉर्ड करते हो।
लाइबिलिटीज को लिखते नहीं हो, इनकम ज्यादा दिखाते हो, एक्सपेंसेस नहीं दिखाते हो, प्रॉफिट कम दिखाते हो, बेसी दिखाते हो, तो विंडो ड्रेसिंग कब कम होगा? जब आईएफआरएस अच्छे से बनेगा, जब ऑप्शंस कम होंगे। तो पूरा ये इंटेंशन है वर्ल्ड का कि इस तरह से आईएफआरएस बनाया जाए कि ऑप्शंस कम से कम हो और प्रॉपर वे में अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाए, जिससे कि उसके बेसिस पे पब्लिक डिसीजंस ले पाए। अब मान लो मैंने कोई कंपनी का फाइनेंशियल्स देखा, उसमें प्रॉफिट है, एसेट्स भी अच्छा है, मैंने कंपनी का शेयर खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो सत्यम था, सत्यम कहानी खत्म हो गया। तो ऐसा कंपनी लोग करते हैं, गलत अकाउंट्स बनाते हैं, तो पब्लिक गलत डिसीजन लेती है, उनका पैसा लॉस होता है। मैंने किसी कंपनी को गुड्स सप्लाई किया, मेरे को पेमेंट नहीं कर पा रहे, मैंने किसी को फंड्स लोन दिया और पैसा नहीं चुका पा रहे, तो मेरे को उसका अकाउंट्स देखकर ये पता चलना चाहिए ना कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, उसके पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम कितनी होती है, क्या क्या खर्चे लगते हैं। उनको अगर प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करेंगे तो वी विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड आईएएस और आईएफआरएस। अब आईएएस 1 क्या है? आईएएस 1 है कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होता है, क्या क्या चीज बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, वो आईएएस 1 है। वो एक्चुअली जहां मैंने लिखा है ना 4 थ्योरी टॉपिक है, 15% पोर्शन, वो अपने वहां कवर करेंगे। यहां अपने स्टार्ट कर रहे हैं आईएएस 2 से, इन्वेंट्री। हम लोग का सबका इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे समझने में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता। फोकस करेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या उसका मतलब है। इन्वेंट्री मतलब आप जो भी चीज का बिजनेस करते हो, जो भी चीज आप खरीदते हो, बेचते हो, या जो भी चीज आप बना के बेचते हो, तो वो चीज को हम लोग नाम देते हैं इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री 3 तरह का होता है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस के साथ वी कैन से स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑल्सो। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है। लेकिन अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, केवल गुड्स खरीदते और बेचते हैं, उसमें रॉ मटेरियल होता नहीं है, बना रहे नहीं है तो वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, उसमें केवल जो सामान खरीदे बेचने के लिए वो इन्वेंट्री है। मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदा, 2 साल तक मैंने गाड़ी यूज किया, अब मैं गाड़ी बेच रहा हूं, तो मेरे लिए गाड़ी इन्वेंट्री है क्या? क्यों नहीं है? बिकॉज मेरा बिजनेस थोड़ी ना है वो। हम बोला इन्वेंट्री वो चीज का जो चीज का बिजनेस करते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद के बेचते हो, वो इन्वेंट्री नहीं है। मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, 2 महीना बाद दाम बढ़ गया, मैं बेच रहा हूं, वो इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरा शेयर ब्रोकिंग फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, और मैं शेयर खरीदता हूं और बेचता हूं डेली, तब शेयर्स क्या हुआ? मान लीजिए मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं बिल्डिंग रोड्स वगैरह बनाता हूं और उसके बाद बेचता हूं, तो मेरे लिए वो क्या हुआ? इन्वेंट्री, बिकॉज वो मेरा बिजनेस है। लेकिन अपने इस आईएएस के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कवर नहीं करते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स। हम लोग इसके अंदर जो कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंगेज्ड है, उसका कोई भी अगर प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको इंक्लूड नहीं करते। उनके लिए वी हैव सेपरेट आईएफआरएस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सेपरेट आईएफआरएस है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्वेंट्री होता है उसका सेपरेट आईएफआरएस है, टॉपिक भी है अलग से। यानी कि इवन दो यू आर डूइंग बिजनेस इन दोज थिंग्स, बट दे आर नॉट कवर्ड हियर इन आईएएस 2. In IAS 2, financial instrument and inventory of a construction business are not covered. मतलब पहले IFRS के अंदर सबसे पहला बात है इन्वेंट्री किसको बोलते हैं। तो जनरल डिफिनेशन हुआ जो चीज का बिजनेस करते हो, खरीदते बेचते हो, वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 3 तरह का हो गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो तीनों, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो केवल फिनिश गुड्स। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, जो कि आपका बिजनेस है, फिर भी वो इन्वेंट्री नहीं है। अब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा इंड एस, AS 2, IAS 2 सब में सेम ही लिखा होगा, कोई अलग नहीं है। हम लोग, मेरा आदत है कि जनरली हम लोग जब IAS पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया का AS से क्या डिफरेंस है ये बोलते रहते हैं, बिकॉज वो आपका अपना डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। कि आप पढ़ने के बाद इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई जन मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि IAS 2 में और AS 2 में क्या डिफरेंस है, कहां पर डिफरेंस आता है,
तो जहां जहां डिफरेंस आएगा मैं पूरा बोलते रहूंगा। अभी यहां पर इस आईएएस के अंदर सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। अपना AS2 भी सेम है, IAS2 भी सेम है, इंड AS भी सेम है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले डिफाइन किया गया है व्हाट इज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का डिफिनेशन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कवर हो रहा है बिकॉज वो मेरा बिजनेस है, लेकिन एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि वो हम लोग IAS2 में डील नहीं करते। अब बात है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, गुड्स बनाने में कुछ लगा, कुछ बच गया। मैंने गुड्स बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, कुछ अनफिनिश्ड है WIP, और गुड्स बना रहा हूं, फिनिश गुड्स बन गया, कुछ बिक गया, कुछ बच गया। तो मेरे पास रॉ मटेरियल भी बचा हुआ है, WIP भी बचा हुआ है, और फिनिश गुड्स भी बचा हुआ है। इन सबको हम लोग बोल रहे हैं जो मेरे पास बचा हुआ है वो है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। हम लोग इनको क्या वैल्यू पे बुक्स में दिखाएंगे? क्यों दिखाएंगे बुक्स में? बिकॉज अगर आप अपना प्रॉफिट निकालोगे तो आपने रॉ मटेरियल अगर खरीदा, सारा सेल में से लेस नहीं करोगे, केवल वो वाला रॉ मटेरियल आप सेल में से लेस करोगे जो रॉ मटेरियल आपने फिनिश गुड्स में लगा के फिनिश गुड्स को बेच दिया। जो रॉ मटेरियल आपके पास रखा हुआ है वो तो अभी प्रॉफिट में लेस नहीं होएगा। वो कब लेस होगा? जब वो रॉ मटेरियल गुड्स बना लेंगे, बेच देंगे, तब, जिसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू के अगेंस्ट में खर्चा कौन सा लेस करेंगे? जो रेवेन्यू ऑन करने में खर्चा लगा, अदरवाइज हम लोग उसको लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब सेल में से आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेस करना है, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो लेस नहीं करना है। लेकिन आप कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे? जो टोटल रॉ मटेरियल खरीदा आपने उसमें से माइनस करोगे जो बच गया, तो बैलेंस क्या कहलाएगा? कंजम्पशन, दैट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अब मान लीजिए मैंने 4 कैलकुलेटर खरीदा, कैलकुलेटर का बिजनेस चालू किया, 3 बेच दिया, 1 बचा हुआ है। इसके अंदर कोई मेथड नहीं लगाना है। जब 4 खरीदा तो चारों का दाम मालूम होगा, 3 आपने बेच दिया, उसका खर्चा आप सेल में से लेस कर दीजिए, 1 जो बचा हुआ है वो आपका इन्वेंट्री है। यानी कि वी शुड फॉलो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बट मैं डेली 5,000 10,000 कैलकुलेटर खरीदता हूं, डेली बेचता हूं, कुछ बच जाता है, यानी कि मेरा काम ही है डेली है, 3-4 कैलकुलेटर नहीं, इन थाउजेंड्स, इन क्रोर्स। तो अब उस केस में कौन सा खरीदे कौन सा बेचे ये जानना तो बहुत मुश्किल है। तब हम लोग बात करेंगे एट व्हाट प्राइस वी विल वैल्यू द इन्वेंट्री। वी विल वैल्यू एट एक्चुअल कॉस्ट, बट इफ एक्चुअल कॉस्ट इज इम्प्रैक्टिबल टू कंप्यूट बिकॉज यू आर वर्किंग इन वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शंस, तो आपको इन्वेंट्री का वैल्यू करना होगा। अगर आप नहीं वैल्यू करोगे तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको लेस करने के लिए जितना रॉ मटेरियल खरीदे हैं उसमें से माइनस करना है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू। इसलिए मेरे को इन्वेंट्री का वैल्यू करना है। दुनिया में विंडो ड्रेसिंग भर भर के होता है इन्वेंट्री में। मतलब आदमी इन्वेंट्री का वैल्यू बेसी दिखाया, बेसी दिखाने से क्या हुआ? कॉस्ट कम आ गया, बिकॉज टोटल जो खरीदे इन्वेंट्री लेस किए, कॉस्ट कम आया, सेल में से खर्चा लेस किए, प्रॉफिट क्या आ गया? ज्यादा। यानी कि यू आर शोइंग इम्प्रॉपर पिक्चर टू आउटसाइडर। या आपको प्रॉफिट कम दिखाना है तो आप क्या किए? इन्वेंट्री का वैल्यू कम कर दिए, तो कॉस्ट ज्यादा आ गया, तो नेट में सेल में से कॉस्ट ज्यादा लेस किए, प्रॉफिट क्या हो गया? कम। लेकिन ऐसे दिखाने से, विंडो ड्रेसिंग करने से तो गड़बड़ हो रहे। तो वर्ल्ड ने, सभी जगह में सबने ये डिसाइड किया कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने का एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। कैसे आप इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना है जो खर्चा इन्वेंट्री को बनाने में लगा है वो। तो रॉ मटेरियल को वैल्यू करना है जो रॉ मटेरियल पे खर्चा लगा। क्या लगा? रॉ मटेरियल को खरीदे, परचेज कॉस्ट, मंगाने का भाड़ा, कैरेज इनवर्ड, आपने अगर बाहर से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी, या कोई भी रास्ते में आने में कोई भी आपका खर्चा लगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह, वो सारा खर्चा रॉ मटेरियल का कॉस्ट। WIP का कॉस्ट क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल उसमें लगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का खर्चा हुआ, ओवरहेड्स वगैरह खर्चा हुआ। ओवरहेड्स 2 तरह का है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड तो किस पे कितना लगा है पता है, फिक्स्ड ओवरहेड तो आपको यूनिटरी मेथड से निकालना होगा। और फिनिश गुड्स में कितना खर्चा होगा? WIP के अंदर ओवरहेड्स, लेबर वगैरह पार्शियली लगा होगा, पूरा नहीं लगा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स में लेबर ओवरहेड क्या है? पूरा लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। यानी कि आपको यह देखना है कि आपके पास जो भी चीज है, रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स,
आपके पास जो भी चीज है वो उस पोजीशन में लाने में आपने अभी तक क्या क्या खर्चा किया, वो सारा खर्चा इन्वेंट्री का वैल्यू बोला जाएगा. वॉट एवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. बट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. क्यों पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों? अगर मान लीजिए मेरे पास फिनिश गुड्स का कॉस्टिंग 10,000 रुपया, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 8,000, तो हम लोग इन्वेंट्री को 8,000 पे क्यों वैल्यू करते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर 10,000 का चीज का दाम 8,000 रुपया हो गया, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है. बिकॉज जिस बिजनेस में ऐसा होता होगा उसको तो बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए. 10,000 का ये तो एक्सेप्शनल केस ही है ना, कि आपने कोई चीज का खरीदारी किया या बनाया, उसका जितना आपका खर्चा लगा दाम उससे मार्केट में कम हो गए. कभी कभी अचानक से ऐसा होता है. कारण क्या हो सकते हैं? 2 कारण हो सकता है. एक तो ये हो सकता है कि जो चीज आपके पास है वो आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, पुराना हो गया, तो मार्केट में वो चीज अब डिमांड कम हो गया, इसलिए दाम गिर गया. या दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास वो थोड़ा खराब हो गया, गिर गया था, कुछ उसके साथ अकस्मात घटना घट चुकी थी, इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया. नहीं तो नॉर्मली तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू कॉस्ट से मार्केट वैल्यू ज्यादा ही होगी. कॉस्ट ऑलवेज कम ही होगा, लेकिन एक्सेप्शनल सिनेरियोज ये बताता है कि मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो सकती है. तो हम लोग मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेंट्री का मतलब, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला 10,000 रुपया कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू 8,000 है. तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए जो टोटल खर्चा लगा था उसमें से 10,000 लेस करोगे या 8,000 लेस करोगे. अगर 8,000 लेस करोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, और अगर 10,000 लेस करोगे तो कॉस्ट क्या आएगा? कम. यानी कि अगर आप इन्वेंट्री का वैल्यू 10,000 पकड़ोगे, 10,000 इन्वेंट्री का वैल्यू कॉस्ट पकड़ोगे, तो नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? 10,000 कम हो जाएगा. सेल में से 10,000 माने सेल में से वो खर्चा लेस करेंगे. मान लो पूरा टोटल खर्चा साल भर में 5 लाख रुपीस हुआ. इन्वेंट्री मेरे पास कॉस्ट 10,000 का है, तो 5 लाख में से मैंने 10,000 लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोलेंगे? 4,90,000. सेल में से 4,90,000 लेस करेंगे, प्रॉफिट आएगा. लेकिन अगर इन्वेंट्री का वैल्यू मार्केट वैल्यू 8,000 हो गया तो हम लोग 5 लाख में से 8,000 लेस करेंगे, तो 4,92,000 सेल में से लेस होगा, तो प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा. यानी कि अगर आप इन्वेंट्री का वैल्यू मार्केट वैल्यू कम होने के कारण कम पकड़ते हो तो प्रॉफिट क्या होता है? रेड्यूस होता है. हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब जो चीज मेरे पास रखा हुआ है उसका दाम ही मार्केट में 10,000 के बदले 8,000 हो गया, इसका मतलब अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को 8 ही मिलेगा, मेरे को 10 नहीं मिलेगा. तो जो 2,000 का लॉस है वो हम लोग को इसी बार रिकॉर्ड करना है. कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कि लॉस हम ये नहीं मान रहे कि जब बेचेंगे तब होगा, जब आज के दिन उसका दाम 2,000 रुपया गिर चुका है तो मेरे को आज के दिन ही लॉस को बुक करना है. मतलब जो आपने सेल कर दिया उसका खर्चा तो आप लेस कर ही रहे हो, लेकिन जो आपने सेल नहीं किया, जो आपके पास बचा हुआ है, उसको भी आप वो वैल्यू पे वैल्यू करना चाह रहे हो कि अगर उसका दाम मार्केट में गिर गया तो आप कल परसों तरसों नेक्स्ट ईयर तो बेचोगे, लेकिन जितना दाम गिर गया उतना लॉस आज ही रिकॉर्ड करना है. कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना चाह रहे हैं. और कंजर्वेटिव नहीं बोले तो फेयर मार्केट वैल्यू इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं. लेकिन अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो नहीं रिकॉर्ड करते हैं. क्यों? बिकॉज हम लोग बोलते हैं वैल्यू बढ़ गया तो आपने बेच लिया क्या? जब आप बेचोगे तभी रिकॉर्ड करोगे. इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. लेकिन मार्केट वैल्यू गलत लैंग्वेज है. वी से नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जो दाम में आप सेल करोगे माइनस जो सेल करने में खर्चा लगेगा, माइनस अगर वो इनकंप्लीट है तो सेल तो ऐसे ही नहीं होगा, कंप्लीट करने में जो खर्चा लगेगा वो दोनों लेस करोगे तो आएगा मार्केट प्राइस, जिसको अच्छी भाषा में बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. मार्केट वैल्यू नहीं. एनआरवी मींस फाइनल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट.
एनआरवी मींस फाइनल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, उसको हम लोग बोलते हैं एनआरवी। उसको हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, दोनों में जो लोअर होगा उसको बोलेंगे इन्वेंट्री। जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट, तो कॉस्ट में मैंने क्या क्या बोला, जो भी चीज आपके पास है, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स से जो भी आपके पास है, उसको उस पोजीशन में लाने में आपका जो भी खर्चा लगा वो सारा उसका कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग इजीली जोड़ पाएंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हमको पर यूनिट निकालना पड़ेगा। मान लो हम यहां पर कोई गुड्स बनाते हैं, तो मेरे को इस जगह का भाड़ा इन्वेंट्री में जोड़ना है, तो इस जगह का भाड़ा पर यूनिट हम कैसे निकालें? इस जगह का जो भी रेंट लगता है उसको हम डिवाइड देंगे नॉर्मल प्रोडक्शन वॉल्यूम से, एक्चुअल से नहीं। एक्चुअल हम कम भी बना सकते हैं, बेसी भी बना सकते हैं। वी विल बी यूजिंग नॉर्मल प्रोडक्शन वॉल्यूम टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। नॉर्मल प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर सम्स इट विल बी गिवन, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ यू हैव टू डिसाइड। नॉर्मल किस पे डिपेंड करता है? आपके पास कितनी मशीनें हैं, उससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, आपके पास कितने लेबरर हैं, वो लोग कितनी देर काम कर सकते हैं, आपके पास और रिसोर्सेस क्या है, उससे नॉर्मली कितना प्रोडक्शन संभव है। तो फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा, नॉर्मल लेवल से पर यूनिट निकलेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो हर एक यूनिट पे कितना लग रहा है, मटेरियल, लेबर पता ही है। उन सबको जोड़ेंगे तो मेरे को पता चलेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसको एनआरवी से कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो लोअर होगा वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो पहला पार्ट है इन्वेंट्री किसको बोलते हैं। दूसरा पार्ट है कौन कौन सा चीज डिफिनेशन के अंदर आ रहा है लेकिन इन्वेंट्री नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला। तीसरा पार्ट है इन्वेंट्री को एक्चुअल कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है, लेकिन अगर आप वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है तो एक्चुअल कॉस्ट निकालना मुश्किल है। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए फीफो या कोई मेथड लगाना होगा। चौथा पार्ट है कि आपको कॉस्ट कैसे निकालना है, एनआरवी कैसे निकालना है। अब आता है फीफो या एवरेज मेथड। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि हम लोग क्या मानते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री कौन सा बचा हुआ है, जो मैंने लास्ट में खरीदा या बनाया वो बचा हुआ है। और अगर एवरेज मतलब कौन सा बचा हुआ है, एवरेज मतलब दो तरह से एवरेज निकलता है, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है कंटिन्यूअस। पीरियोडिक का मतलब होता है मान लीजिए आप हर एक महीना बाद एवरेज निकालोगे, तो आपने एक महीना में जितना खरीदा सारा का वैल्यू डिवाइडेड बाई एक महीना में जितना खरीदा सबका क्वांटिटी, आपका रेट आएगा, तो जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा उससे मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन कंटिन्यूअस मतलब हर बार जब जब आप खरीदोगे एवरेज चेंज होते जाएगा। आपके पास 500 यूनिट था 2 रुपया करके, आपने 100 खरीदा 2.5 रुपया करके, तो एवरेज रेट क्या हो गया, 500 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 600। फिर आपने 200 और खरीदा 2 रुपये 20 पैसा करके, फिर से पहले जितना था उसमें ये जोड़े डिवाइडेड बाई टोटल रेट। लोग ज्यादातर कंटिन्यूअस एवरेज ही फॉलो करते हैं, पीरियोडिक एवरेज फॉलो नहीं करते हैं। सम्स में अगर साइलेंट है वी हैव टू फॉलो कंटिन्यूअस एवरेज, वी कैन नॉट फॉलो पीरियोडिक एवरेज। अब मेरे को फीफो मेथड फॉलो करना चाहिए कि एवरेज, कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, डिपेंड करता है कि और जो लोग इंडस्ट्री में हैं मेरे जैसे बिजनेस में वो लोग क्या करते हैं। ज्यादातर हमको वही फॉलो करना चाहिए जो दूसरे लोग भी करते हैं। हाँ, मेरे पास अगर कोई जस्टिफिकेशन है कि उनका मेथड अलग है मेरा अलग होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई कैन फॉलो डिफरेंट मेथड, बट मेथड एक ही बार बार फॉलो करना है। ये नहीं कि इस बार फीफो, नेक्स्ट बार एवरेज, फिर कभी फीफो, फिर कभी एवरेज। लीफो फॉलो नहीं कर सकते, लीफो इज नॉट अलाउड, नॉट इन इंडेस, नॉट इन AS2, नॉट इन IAS2। लीफो मेथड फॉलो नहीं कर सकते, वी हैव टू फॉलो फीफो मेथड। यानी कि इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, एनआरवी कैसे निकालते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यू क्यों करना है ट्रू प्रॉफिट लाने के लिए, इन्वेंट्री में फीफो और एवरेज मेथड कैसे फॉलो करते हैं। लास्ट पोर्शन जो इन्वेंट्री है, मान लीजिए मैं यहां इन्वेंट्री बनाता हूं, यहां से बेचता नहीं हूं, मेरा नीचे बगल में रोड पे क्रॉसिंग पे एक दुकान है वहां से बेचता हूं, तो मैंने यहां बनाया फिर उसके बाद दुकान में भेज दिया, दुकान का भी भाड़ा लग रहा है हर महीना का 1 लाख रुपया,
तो इन्वेंट्री का वैल्यू में क्या वो 1 लाख रुपया भाड़ा जोड़ेंगे? 1 लाख रुपया बिका नहीं, अभी इन्वेंट्री दुकान में रखा हुआ है, तो जो दुकान का रेंट लग रहा है 1 लाख रुपया, क्या वो इन्वेंट्री का वैल्यू में जोड़ेंगे? क्या? हम लोग उसको बोलते हैं वो सेलिंग एक्सपेंडिचर है, वो बनने के बाद का खर्च है। तो सेलिंग एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर मान लीजिए यहां का भाड़ा है तो ये तो बनने तक मेरे को लगाना है, तो ये जुड़ेगा। लेकिन आपने कोई सेल्स डिपोट का भाड़ा अगर इन्वेंट्री में जोड़ रहे हो, वो गलत है। दैट इज ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंडिचर। कोई अब नॉर्मल खर्चा लग गया, मान लीजिए मशीन टूट गया, उसका ब्रेकडाउन को ठीक करना पड़ा, नॉर्मली नहीं टूटता है, मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग गया, अपने उसको इन्वेंट्री में नहीं जोड़ सकते हैं। एनी abnormal cost should not be included in inventory and any cost beyond the production level will never be included in inventory। जो मैं एग्जांपल मैंने दिया कि दुकान में मैं बेच रहा हूं, तो दुकान का भाड़ा तो बन रहा तो यहां है ना, उसके बाद वो वहां जो सेलिंग एक्सपेंडिचर हो गया, जो भाड़ा होगा पूरा इनकम से लेस होगा, उसको इन्वेंट्री में एलोकेट नहीं करना है। मान लीजिए मैंने गुड्स बनाने के लिए बैंक से कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लिमिट लेके रखा है, बैंक से लोन लेके रखा है, तो बैंक को मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता हूं, तो क्या इंटरेस्ट इन्वेंट्री का वैल्यू में जुड़ेगा? क्या सर? उसके लिए अलग से आईएएस है, एक आईएएस हम लोग पढ़ेंगे, बोरोइंग कॉस्ट। बहुत बार ऐसा केस है जब इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री का वैल्यू में जुड़ेगा, बहुत बार ऐसा केस है जब इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री का वैल्यू में नहीं जुड़ेगा। उसके लिए जब वो आईएफआरएस बात करेंगे तभी डील करेंगे, अभी यहां मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन देयर आर सिनेरियोज वेयर इंटरेस्ट कॉस्ट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब आता है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स जनरली अपने एग्जाम में थोड़ा कमती इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपने कोई ऑडिटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने तो चीज का समझ रहे हैं। तो डिस्क्लोजर्स लेकिन सब जगह डील जरूर करेंगे। डिस्क्लोजर्स मतलब आप बैलेंस शीट बना दी, इनकम स्टेटमेंट बना दी, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बारे में क्या लिखना है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में 3-4 बातें लिखनी है। पहला, आपने इन्वेंट्री को कौन सा मेथड से वैल्यू किया है, फीफो, एवरेज, पीरियोडिक, कंटिन्यूअस, कौन सा मेथड लगाया। दूसरा, आपके इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है। क्यों जरूरी है ये सब? ये जरूरी इसलिए है बिकॉज अगर आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में ज्यादा है, इसका मतलब जल्दी से पैसा नहीं आने वाला है। पहले तो वो WIP बनेगा, फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर वो बिकेगा। इसलिए बैलेंस शीट में तो हम लोग टोटल इन्वेंट्री लिख दिए, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में ब्रेकअप, रॉ मटेरियल कितना, WIP कितना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना, फिनिश गुड्स कितना। फिर आता है आपके पास इन्वेंट्री है, तो जनरली आपने उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू किया होगा। लेकिन अगर कोई इन्वेंट्री का वैल्यू NRV कॉस्ट से नीचे था, तो आपने उसको NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया होगा। क्या कारण था कि उसका NRV कॉस्ट से नीचे था? कितना इन्वेंट्री को आपने NRV पे वैल्यू किया और वो NRV कॉस्ट से नीचे क्यों गया, इसका जस्टिफिकेशन भी देना है। इन्वेंट्री का वैल्यू NRV आपने लिखा, मान लीजिए 2 करोड़ का इन्वेंट्री है, उसमें से 10 लाख का इन्वेंट्री NRV पे लिखे हैं कॉस्ट से नीचे, क्यों? वो 10 लाख का वैल्यू कॉस्ट से नीचे क्यों गया, क्या कारण है? व्हाट आर द रीजंस व्हिच लीड्स टू इन्वेंट्री वैल्यू गोइंग डाउन बिलो द कॉस्ट, जिससे कि पब्लिक को समझ में आए कि भाई कंपनी का स्थिति खराब तो नहीं है ना, कि कंपनी का सभी चीज बनाया हुआ दाम कम है, तो फिर बनाई क्यों नहीं, फिर तो खराब कंपनी है। इसलिए उस रीजन को बताना कि वाई दी NRV इज लोअर देन कॉस्ट। यानी कि डिस्क्लोजर में मेथड बताना है, डिस्क्लोजर में ब्रेकअप बताना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। डिस्क्लोजर्स में अगर कोई इन्वेंट्री का वैल्यू कॉस्ट से नीचे था, आप NRV पे लिखे कितना और क्यों, वाई द वैल्यू हैज गॉन डाउन बिलो कॉस्ट, दैट रीजंस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड, दैट द ऑडिटर हैज टू एक्सप्लेन इन डिस्क्लोजर्स। तो पहले यहां लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट फीफो या एवरेज मेथड से निकालना है। NRV मतलब सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। एक एग्जांपल यहां पर, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 10 रुपया पर किलो, 1000 किलो, वो मेरे फिनिश गुड्स में लगेगा, तो उसका दाम है 10 किलो का दाम, माने 1000 किलो का दाम 10 रुपया करके 10,000 रुपया। लेकिन रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू 9,000 हो गया, तो मेरे को उसको क्या वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए, 10,000 की 9,000? क्यों?
नहीं तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल तो फिर 9,000 होएगा ना, लेकिन 9,000 नहीं होएगा, बिकॉज हम लोग मार्केट वैल्यू को थोड़ी ना बोल रहे हैं एनआरवी। रॉ मटेरियल बेचेंगे क्या हम लोग? रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड्स में लगा के फिनिश गुड्स बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में लगेगा वो फिनिश गुड्स को जो दाम में बेचेंगे, अभी मार्केट में जो दाम चल रहे हैं, लेकिन उसको फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा लगेगा, और अगर उसको बेचने में कोई खर्चा लगेगा, सेलिंग ओवरहेड वगैरह कुछ भी, कमीशन वगैरह, तब तो आएगा रॉ मटेरियल का वैल्यू। रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है? हम अगर रॉ मटेरियल खरीदता है तो बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदता है, हम तो उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए खरीदता है। यानी कि सब में बोलेगा रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू 9,000, तो भी आंसर 10,000 ही है। अगर आपको बोलेगा रॉ मटेरियल इस फिनिश गुड्स में लगेगा, उसका मार्केट में दाम ये है, फिनिश गुड्स बनाने में इतना खर्चा लगेगा और सेल करने में इतना खर्चा लगेगा, तब एनआरवी आएगा। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब समझिए, मार्केट प्राइस नहीं है। एनआरवी मींस फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू सेल। अगर वो इनकंप्लीट है तो कंप्लीट करने में जो खर्चा लगेगा, अगर कुछ बेचने में कुछ खर्चा लगेगा, वो दोनों लेस करेंगे तो एनआरवी आएगा। और एनआरवी को कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहलाएगा। ठीक है, इस पे गड़बड़ होएगा। देखिए ना, अभी एग्जांपल दे रहे हैं। इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। रॉ मटेरियल मतलब विच विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, WIP मतलब विच इज अनफिनिश्ड, और फिनिश गुड्स मतलब विच इज हेल्ड फॉर सेल। अगर इनका इस सेंटेंस पढ़ेंगे तो लिखा है हेल्ड फॉर सेल, फिर लिखता है यूज्ड इन प्रोसेस, फिर इसका लिखता है यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो उनको लैंग्वेज को हमने सीधा कर दिया रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री एज पर IS2 डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। माने मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, आज हम लोग चालू किए, तो आज सिलेबस खत्म हो गया क्या? मान लीजिए मैं बोलूंगा कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बोल रहा नहीं हूं, बोलूंगा नहीं पढ़ाऊंगा, तो अब क्या बोलेंगे? सर पैसा वापिस। तो अगर आप बोलेंगे पैसा वापिस क्यों? बिकॉज आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे लिए आज से आप इन्वेंट्री बन चुकी हो, अंडर प्रोग्रेस, आज से चालू है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, इन्वेंट्री हो। लेकिन मेरे लिए ये IS2 नहीं है, ये सब इन्वेंट्री का डीलिंग यहां नहीं हो रहा है। इन्वेंट्री ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट कवरिंग, कंस्ट्रक्शन कंपनी का इन्वेंट्री वी आर नॉट कवरिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, अगर किसी का बिजनेस ही है, वी आर नॉट कवरिंग। इवन दो दे में कवर दिस एरिया कि दिस इज योर बिजनेस, बट वो यहां कवर नहीं हो रहे। इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower. Cost means all expenditure which has been incurred in bringing the inventory at the present location and condition. So cost includes raw material, conversion cost. वहां स्पेलिंग मिस्टेक है, कन्वर्जन कॉस्ट। ये मैंने एक्चुअली मेरा जो चेंज किया वो नहीं लाया, वो टाइप किया था वो वाला है, जो आपके पास जाएगा उसमें कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है। ब्रैकेट में लेबर एंड ओवरहेड्स, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल के अलावा जो खर्चा लगा। एंड फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी कंप्यूटेड पर यूनिट बाय नॉर्मल लेवल, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड तो पर यूनिट रहेगा नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल से उसको पर यूनिट बनाएंगे। इन सबको मिला के कॉस्ट आएगा। NRV मतलब सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट इफ इट इज नॉट फिनिश गुड्स, जैसे मैंने रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया, या WIP में भी ये लगेगा, फिनिश करने में जो खर्चा लगेगा, माइनस कॉस्ट टू सेल, अगर आपको कोई खर्चा लगेगा सेलिंग करने में, एग्जांपल कैरेज आउटवर्ड कमीशन वगैरह, तो जब आप लेस करोगे ये सब तब NRV आएगा। NRV को कॉस्ट से कंपेयर करोगे, दोनों में जो लोअर होगा वो क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। फिर है कॉस्ट ऑफ कम, माने कॉस्ट निकालने का दो तरीका है, फीफो या एवरेज मेथड। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इन्वेंट्री रीसेंट परचेज, रीसेंट बनाया हुआ बचेगा। एवरेज मेथड में या तो हम लोग पीरियोडिक बेसिस या कंटिन्यूअस बेसिस फॉलो कर सकते हैं। नीचे आ रहा हूं पीरियोडिक और कंटिन्यूअस में। डिस्क्लोजर शुड बी गिवन रिगार्डिंग ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्री, मतलब रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। मेथड यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो एवरेज। इन्वेंट्री वैल्यूड एज NRV, आर आएगा वहां NRV, कि जो आपने NRV पे वैल्यू किया कॉस्ट से नीचे चला गया। द डिटेल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हिच हैव लेड टू द इन्वेंट्री बीइंग वैल्यूड एट NRV, मतलब उसका वैल्यू कॉस्ट से नीचे क्यों गया वो आपको एक्सप्लेन करना है। पेज 302 308 पूरा कवर करता है ये पोर्शन, ठीक है। माने आप जब वो खोलेंगे तो पेज 302 308 6 पन्ना में वो लोग लिखा है इस बात को। फिर एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज मेथड में एक एग्जांपल है कि मान लीजिए
एक सम दिया हुआ बुक के अंदर, मैं दिखा रहा हूं, उसमें 4 बार हम लोग इन्वेंट्री खरीदें, 4 बार में खरीदें 4 दिन में। तो मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि पीरियोडिक बेसिस लगाओ, तो मेरे को तो 4 दिन का ही डिटेल दिया है, तो चारों दिन का मैंने इन्वेंट्री का वैल्यू को जोड़ा, 4 दिन का इन्वेंट्री से डिवाइड दिया, रेट आ गया, जो रेट आया उसके बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। ये हो गया पीरियोडिक बेसिस। बिकॉज हम 4 दिन में जितना खरीदे उसको जोड़े, 4 दिन में जितना यूनिट्स है उससे डिवाइड दिए, एवरेज आया, जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा वो उससे मल्टीप्लाई किए, इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया। अगर हम लोग कंटिन्यूअस मेथड लगाते हैं, कंटिन्यूअस एवरेज मेथड, तो कंटिन्यूअस मेथड में एक बार बुक खोलना ना, बुक बुक के अंदर इलास्ट्रेशन 2 पेज 314, ये नया बुक है, पुराना बुक में 1-2 पेज इधर उधर होगा। पेज 314 इलास्ट्रेशन 2, पेज 314 इलास्ट्रेशन 2, उसमें लिख रहा है कि डे 1 को ओपनिंग स्टॉक 0 है, फिर डे 1 को हमने 200 यूनिट्स 15 रुपया में खरीदा, फिर डे 2 को हमने 100 यूनिट्स 18 करके खरीदा, पहले 200 यूनिट 15 करके, फिर 100 यूनिट 18 करके, फिर डे 3 को हमने 250 यूनिट 30 रुपए करके खरीदा, फिर डे 4 को हमने 150 यूनिट्स 20 रुपए करके, सॉरी डे 3 को हमने 250 बेचा और डे 4 को हमने 150 करके खरीदा। डे 1 को 200 खरीदे 15 करके, डे 2 को 100 खरीदे 18 करके, डे 3 को 250 बेच दिए और डे 4 को 150 फिर से खरीदे 20 करके। तो यानी कि 4 दिन में हमने 3 बार खरीदा, 1 बार बेचा। अगर पीरियोडिक मेथड लगाएंगे तो जो 3 बार खरीदा उन तीनों का टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे, तीनों का यूनिट से डिवाइड देंगे, रेट आएगा, जितना हमारे पास बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस एवरेज लगाऊंगा तो पहला दिन मेरे पास 215 रुपया करके था, मतलब 200 इंटू 15 3000। दूसरा दिन मैंने 118 रुपया करके खरीदा, तो 118 रुपया करके जब मैंने खरीदा तो 100 का 18 रुपया करके 1800 वैल्यू हुआ। तो मेरे पास 215 रुपया करके 3000 रुपया का था, मैंने 118 करके 1800 का और खरीदा, तो 3000 प्लस 1800 4800, और 4800 यूनिट्स कितना है 200 और 100 300, तो 4800 डिवाइडेड बाई 300 16 रुपया, यानी कि एवरेज में रेट हो गया दूसरा दिन 16 रुपया। तीसरा दिन मैंने बेचा, बेचने के टाइम पे रेट नहीं निकालते हैं, जो भी आपके पास था उसमें से जो गया वो 16 रुपया करके बिक गया, बिका 30 रुपया में, लेकिन 30 माइनस 16 क्या हो गया फायदा। फिर आपने वापस से चौथे दिन 150 खरीदा, तो आपके पास तीसरा दिन, पहले दूसरा दिन आपके पास 200 और 100 300 था, 300 में से आपने 250 बेच दिया था, यानी कि आपके पास कितना बचा था 50, और अब आपने 150 और खरीदा, तो 50 आपके पास 16 रुपया करके था और आपने 150 20 रुपया करके और खरीदा, तो 50 इंटू 16 प्लस 150 इंटू 20 डिवाइडेड बाई टोटल 200, एवरेज रेट आ गया 19। जब आप खरीद रहे एवरेज क्या हो रहे, चेंज हो रहे, जितना आपके पास था प्लस जो आपने खरीदा दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई यूनिट्स, वापस से आपने बेचा कोई मतलब नहीं है, फिर खरीदा फिर एवरेज। तो कंटिन्यूअस एवरेज फॉलो करना चाहिए, पीरियोडिक नहीं। सम साइलेंट है, कंटिन्यूअस एवरेज से निकालने। वैसे आईएफआरएस दोनों मेथड बोल रहे हैं, तो लास्ट में मेरे पास जितना बचा हुआ है उसका एवरेज रेट जो है उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि यही सम में आंसर 3800 भी है और यही सम में पीरियोडिक एवरेज निकालते हैं तो आंसर अलग है। पीरियोडिक एवरेज बोलेगा तब निकालना एग्जाम में, अदरवाइज वेटेड एवरेज कंटिन्यूअस बेसिस हमको निकालना है। एक एग्जांपल आप लोग आंसर बोलना, फिर नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लिखना नहीं है, बगल वाले पेज में इलास्ट्रेशन 3 2 लाइन का है, लिखना नहीं है। मटेरियल कॉस्टिंग $12,000, मटेरियल कॉस्टिंग $12,000 बॉट फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के लिए हमने $12,000 का मटेरियल खरीदा। एंड असेंबली फॉर अ प्रॉफिटेबल स्पेशल ऑर्डर, एंड असेंबली फॉर अ प्रॉफिटेबल स्पेशल ऑर्डर, पूरा सेंटेंस है। मटेरियल कॉस्टिंग $12,000 बॉट फॉर प्रोसेसिंग एंड असेंबली
फॉर अ प्रॉफिटेबल स्पेशल ऑफर। $12,000 का मटेरियल खरीदा गया जिसको हम लोग प्रोसेसिंग और असेंबलिंग करेंगे एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको यूज करेंगे। सिंस बाइंग दीज आइटम्स द कॉस्ट प्राइस हैज फॉलन टू $10,000। जब से हमने खरीदा है इसका दाम $10,000 हो गया है, तो हम लोग उसको इसके क्या दाम में वैल्यू करना है, 12,000 की 10,000? 10,000 नहीं, क्यों नहीं? रॉ मटेरियल है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हम लोग को यह नहीं बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए हमने खरीदा है वो कॉन्ट्रैक्ट टोटल में कितना रुपया मिलेगा, कंप्लीट करने का खर्चा क्या लगेगा, और कॉस्ट टू सेल कुछ है कि नहीं, सेलिंग खर्चा, ये सब नहीं बताया। लेकिन एक लाइन में ये तीनों बात ही बोल दिया। कैसे? प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिटेबल मतलब आप जब इस रॉ मटेरियल को जिस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने वाले यूज करोगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो फायदा है। फायदा इसका मतलब जो खर्चा लगेगा उससे ज्यादा मिलेगा। तो रॉ मटेरियल का 10,000 रुपया आपका लगा है, आपको तो उससे 12,000 जो लगा है आपको उससे ज्यादा मिलने वाला है। तो एनआरबी मार्केट वैल्यू 10,000 अगर है भी, हमको कौन सा लॉस होने वाला है? मान लो मैंने ये कैलकुलेटर 10,000 में खरीदा, इस कैलकुलेटर का दाम मार्केट में 8,000 हो गया, लेकिन मैंने तो इसे बेचने के लिए खरीदा नहीं है, मैंने तो इसको ट्यूशन में यूज करना है, ट्यूशन सेंटर में मैं यूज करूंगा, मेरे को ट्यूशन में फायदा होगा, तो इसका मार्केट में 8,000 हो गया, हमको क्या मतलब है? तो बोल रहे 12,000 का मटेरियल आप खरीदे, उसका दाम मार्केट में 10,000 है, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल आप यूज करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रॉफिटेबल है। इसलिए इसका 10,000 वैल्यू है कि 10 रुपया वैल्यू है, कोई मतलब ही नहीं है। आप तो इसको जहां लगाने वाले वो क्या है? प्रॉफिटेबल है, यानी कि एनआरबी क्या है? 12,000 से ज्यादा है, इसलिए हमें ये मटेरियल क्या दाम पे वैल्यू करना है? 12,000 पे, 10,000 से मतलब नहीं। आखिरी 2 मिनट और। इक्विपमेंट कंस्ट्रक्टेड फॉर अ कस्टमर फॉर एन एग्रीड प्राइस ऑफ $18,000। इक्विपमेंट कंस्ट्रक्टेड फॉर अ कस्टमर फॉर एन एग्रीड प्राइस ऑफ $18,000। This has recently been completed at a cost of 16,800. Equipment constructed for a customer for an agreed price of $18,000. एक आदमी के लिए हमने कोई इक्विपमेंट बनाया है, बात हुआ था $18,000 हमें मिलेगा। This has recently been completed at a cost of 16,800. आपने उसको 16,800 में बना दिया, आपको मिलने वाला क्या है? 18,000. It has now been discovered that in order to meet certain regulations, further work with an extra cost of 4,200 will be required. लेकिन बोलता पता चला है कि हम लोग को इसके ऊपर कुछ और वर्क करना होगा, कुछ नियम कानून है उसके कारण, तो हमारा 4,200 रुपये खर्चा और होगा। पार्टी से 18,000 मिलने वाला है, खर्चा 16,800 हो चुका है, लेकिन अभी लग रहा है कि 4,200 और खर्चा करना होगा, 4,200. द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्रीड टू मीट हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट। कस्टमर बोल रहे हैं कि आधा खर्चा मैं बियर कर लूंगा, तो आपको ये जो सामान है, जो अभी तक इक्विपमेंट आप बेचे नहीं हो, इसको क्या दाम में वैल्यू करना है? हम लोग के पास जो इक्विपमेंट है उसका खर्चा क्या लगा है, यानी कि कॉस्ट 16,800 है। अब आपको क्या निकालना है? एनआरबी। एनआरबी कैसे निकालेंगे? एनआरबी मतलब हुआ फाइनल सेल प्राइस। तो फाइनल सेल प्राइस तो 18,000 है, कस्टमर तो 18 ही देगा, माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। कॉस्ट टू कंप्लीट कितना? माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट कितना? 4,200 नहीं बोलेंगे आप, 2,100 बोलेंगे। क्यों? बिकॉज 2,100 रुपया तो वो दे ही रहा है, 18,000 वो देगा, मैंने उसमें 2,100 नहीं जोड़ा, वो तो उससे ले लूंगा, मेरा तो 2,100 ही लगेगा। तो 18,000 मेरे को कस्टमर से मिलेगा, 2,100 मेरा खर्चा होने वाला एक्स्ट्रा, और कुछ सेलिंग खर्चा है, कुछ बोला है सब में, और तो कुछ बोला नहीं है। यानी कि एनआरबी क्या हुआ? 18,000 माइनस 2,100 कितना हुआ? यानी कि एनआरबी 5,900, और कॉस्ट क्या है? तो 16,800 कॉस्ट और 15,900 एनआरबी, दोनों में लोअर क्या हुआ? यानी कि अब की बार आपको 15,900 वैल्यू करना है। कॉस्ट 16,800 दिया हुआ है, एनआरबी मतलब जो मिलेगा माइनस जो और खर्चा लगेगा, तो मिलेगा 18, खर्चा लगेगा 4,200 का आधा, आधा तो कस्टमर दे ही देगा, तो अपना एनआरबी आ रहा है 15,900, इसलिए इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट 15,900। ये जो IS2 है ये यहां पर बुक में है, पेज नंबर 310 से लेकर 316, 310 से 316, जिसके पास नया बुक है, पुराना बुक का पेज नंबर क्या है?
चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है 302 से 300, IS2 जहां खत्म हो रहा है, 5 पन्ना पेज नंबर उतना ही है। यहां 310 से 18 तो तुम्हारा 32 से 310 7, लास्ट में डिस्क्लोजर तक, डिस्क्लोजर के एंड तक कितना, यानी कि जो मैंने यहां पेज नंबर लिखा है वही वाला बुक का लिखा है 302 to 308। नया बुक में 310 to 316 6 पेज, और ओल्ड बुक में 302 to 308 6 पेज पढ़ेंगे। ये आपके पास मेल किया जाएगा, मेल में आपके पास पूरा ही नोट्स रहेगा। आगे जो भी पढ़ने वाले हैं उसको पहले एक बार रीड करोगे, ये 6 पेज पढ़ोगे तो नेक्स्ट दिन पहले इस 6 पेज के ऊपर क्वेश्चंस डील करेंगे हम लोग। ये 6 पेज के ऊपर पहले अलग अलग क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आया हुआ है ना, मैं डील करूंगा जो आया हुआ है, फिर बाद में पेपर के थ्रू फिर डील करेंगे। ज्यादा इससे नहीं आया है बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस में वो लोग डालते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस के अलावा जब बैलेंस शीट पीएल वगैरह बनाते हैं तब इनडायरेक्टली फाइनल अकाउंट में आ जाते हैं, और फाइनल अकाउंट का एक सम 25 नंबर जनरली हर बार आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट सही करने के लिए। अदरवाइज एरिया जनरली अलग से टेस्ट नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन 10:30 बजे से 12:30 बजे E1 और 12:30 बजे यही पढ़ने वाले हैं, इसी को पढ़ेंगे। P1 नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे, ठीक है।